15 नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट होने। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह हालात आपके ठीक हो जाएंगे उस वक्त मुल्क के। और बाकी ये है कि आप लैंग्वेज कोई भी अगर आपने उर्दू में दें या इंग्लिश में दें या दोनों में मिक्स में दें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लिखें अच्छा लिखें, टू दी पॉइंट लिखें, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करती है। तो आज मेरा जो पहला टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट। आवाज़ आ रही है ना? शुरू कर दूं? दैट्स वंडरफुल। ठीक है जी। तो अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। दिस इज प्लानिंग, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, कल मैंने आपको एक टर्म इस्तेमाल की थी, जिन बच्चों को याद हो तो बताएं, कि मैनेजमेंट के मैंने बताया था आपको कितने फंक्शंस हैं और बड़े बड़े फंक्शन कौन से थे, वो मैंने आपको कल बताया था। आज सिर्फ मैं उसका नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। These are the basic functions of management. पोस्ट, कॉर, ठीक है, याद रखने में भी आसानी है। और ये, हाँ, और देखिए बेटा, जो चीज़ आप एक्रोनियम करें ना उसको कैपिटल में लिखिए, ठीक है। और जब आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो उसका पता नहीं चलता कि ये क्या है, ठीक है। तो एक्रोनियम का एक तरीकाकार है कि इसके तमाम वर्ड्स जो है वो कैपिटल में होते हैं। तो उससे ज़्यादा आपको समझने में इससे पता चलता है कि हर लफ्ज़ का एक मीनिंग है। तो इससे आपको याद होगा कि पहला पहला जो इसमें है, पी, पी फॉर प्लानिंग। आज मेरा जो टॉपिक है वो प्लानिंग से रेलिवेंट है। और ये किसी भी मैनेजमेंट के लिए फंडामेंटल होता है, बुनियाद होती है। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि प्लानिंग क्या होती है। इसकी दो डेफिनेशन इसमें है। पहला देखें, अ प्लान इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन। यानी काम करने का एक आपकी स्ट्रेटेजी होती है, एक रास्ता होता है, एक मैप होता है। इट स्पेसिफाइज रिसोर्सेज एलोकेशन, शेड्यूल, एक्शन नेसेसरी फॉर अटेनिंग गोल्स। यानी हम पहले से ये फैसला कर लेते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, शेड्यूल क्या होगा, और उसके लिए हम जो है, जो मकसद है, कौन कौन से हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी डेफिनेशन ज़्यादा आसान भी है। गोल इज अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू रियलाइज। यानी फ्यूचर में हमने क्या काम करने हैं, उसके लिए जो हम अपने टारगेट सेट करते हैं, मकासद का तयन करते हैं, वो है मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग। और तीसरी डेफिनेशन बड़ी आसान सी है, जो मैं खुद, मेरी डेफिनेशन आप उसको कह लें कि मैं आसान लफ्ज़ों में जो इसको समझता हूँ या समझाता हूँ, कि ये है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु टू डू। देखिए, ये चीजें हैं कि हम पहले से ये डिसाइड कर दें कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, किसने करना है, ठीक है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु टू डू और व्हेन टू डू, चार कर लें चलेगा, ठीक है। तो ये चीज का तयन करना कि हमने किसी काम को किस तरह करना है, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। अब आई थिंक आपको समझ में आ गई है। हाँ, देखिए, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें ना तो बड़ी आसानी के साथ हम अपनी बात समझ सके। हम अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यार मेरा प्लान है कि फला जगह जाना है, हाँ यार मेरा प्लान है कि हमने ये करना है, वो करना है। लेकिन अगर हम इसके लफ्जों पे गौर करें तो हमें समझ भी आएगा कि हम बेसिकली इसमें तीन या चार बातों का तयन करते हैं। व्हाट टू डू, हु टू डू, व्हेन टू डू और हाउ टू डू। चलिए चार कर लें, चार से मजीद आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये है प्लानिंग। अब प्लानिंग की जो हम क्यों करते हैं, वाई प्लानिंग, ये टॉपिक क्या है, वाई प्लानिंग। वाई इज प्लानिंग इंपॉर्टेंट टू मैनेज इट, कि हम क्यों करते हैं, इसका क्या फायदा है हमें। पहला फायदा देखें, टू डिटरमिन न्यू अपॉर्चुनिटीज। प्लानिंग से आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है। डिटरमिन का मतलब होता है ना, तय करना, कि आप नई अपनी जो टारगेट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको डिटरमिन करते हैं।
नंबर 2 क्या है, टू एंटिसिपेट एंड अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम, कि जो जो हमें मुस्तकबिल में जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। एंटिसिपेट करना कि हम पहले से उसके बारे में जान लेते हैं या उनके बारे में अंदाजा लगा, एंटिसिपेट का मतलब तो होता है ना, आपको पता है, अंदाजा लगाना। तो हम पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि फ्यूचर में हमें किस किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं और उनको हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टू डेवलप इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कि उसके मुताबिक जो है हम अपने इफेक्टिव कोर्स यानी स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स बना सकते हैं। स्ट्रेटजीज कहते हैं ना अपनी हिकमत अमली तय करना, और टैक्टिक्स कहते हैं छोटे छोटे से उसके सोल्यूशन या तरीक़ाकार को हम जिससे उनको हम हासिल कर सकें। ठीक है, जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि जी पॉलिटिकल टैक्टिक्स, जिसमें वो झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, इसको वो कहते हैं दीज आर द टैक्टिक्स। या टैक्टिक्स में झूठ नहीं होता, आप तो सच में भी तो टैक्टिक्स कह सकते हैं ना। तो ये स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स, ये दो चीजें मैनेजर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। टू कॉम्प्रीहेंड द अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क विद वेरियस ऑप्शन। तो हम पहले कॉम्प्रीहेंड करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर हिकमत अमली पैदा करते हैं, एंड अनसर्टेनिटीज, कि जो उसके अंदर मुश्किलात आएंगी, ठीक है, एंड रिस्क, और जो उसके अंदर खतरात आएंगे, विद वेरियस ऑप्शन, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो, जिसमें कहते हैं प्लान 1, प्लान बी, प्लान सी, यानी इस तरीके से 1 2 3 प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि जब हम फील्ड में होते हैं तो एक वक्त के अंदर हमें कई प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं जो कि विदाउट उसकी इम्प्लीमेंट के हमारे सामने चीजें नहीं आ सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग प्लान करते हैं कि जी हमने मरी का टूर करना है। ठीक है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू। चार चीजें हमने डिस्कस की ना। पहला क्या है, हमने ये प्लान किया जी हमने 1 डे ट्रिप पे कहाँ जाना है, मरी। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ, व्हेन टू डू, कब जाना है। तब जाने के अंदर हम डेट, यार अच्छा सैटरडे को या संडे को, वीकेंड होगा ना उस पे चलेंगे, डिसाइड हो गया जी हमने संडे को जाना है। ठीक है, हु टू डू, कि इसकी अरेंजमेंट किसने करनी है। तो उसके अंदर हम कोई एक अपना ग्रुप लीडर बना लेते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम आपने करना है, और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपने एंटरटेनमेंट के लिए जो खाना वगैरह हमने लेना है उसकी इंतजाम करने हैं। आप लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ लोगों के कोल्ड ड्रिंक्स लाने हैं, कॉफ़ी का सामान लाना है, चाय का सामान लाना है, तो मुख्तलिफ लोगों के ज़िम्मे हम 3 4 जो 5 6 10 8 20 जितना भी ग्रुप हो हम काम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब हमने ये प्लान करके, और तमाम ट्रांसपोर्ट भी आ गई, हम लोग भी तैयार हो गए, अपने आप को तैयार कर लिया, गाड़ी में बैठे, और हमारा प्लान ये था कि जी हम 1 घंटे का यहाँ से, चूंकि ट्रेवल है 45 किलोमीटर है इस्लामाबाद से मरी, तो हम कहते हैं कि जी यहाँ से बैठेंगे तो हार्डली 1 आवर्स के अंदर हम इस्लाम वहाँ मरी पहुँच जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से एक पॉइंट कोई करते हैं डिसाइड, वहां से चलते हैं, लेकिन जब हम रास्ते में पहुंचते हैं तो पता चलता है जी ट्रैफिक ब्लॉक है, ड्यू टू सम रीजन रोड ब्लॉक है। आजकल ये तो धरना पार्टी आई हुई है, उसने भी ये किया हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कंटेनर लगा के रोड्स ब्लॉक को किया हुआ है, और वहां पे हमें ट्रैफिक जैम मिलता है। अब देखें, दीज आर दी अनसर्टेनिटीज, इसको आप चाहें या ना चाहें अवॉइड नहीं कर सकते। अब आपके माइंड में ही नहीं था कि जनाब रोड भी ब्लॉक हो सकता है। फिर आप यहाँ पे आपको काम आएगा क्या, स्ट्रेटेजीज एंड टेक्टिक्स। स्ट्रेटेजीज ये हैं कि आपस में डिस्कस करेंगे, जो लोग इस एरिया को जानते हैं वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ से अगर हम किसी लिंक रोड के ऊपर निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ से है घूम के हम दोबारा मरी रोड के ऊपर आ सकते हैं, और फिर हम वो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी कि आगे हम गए, किसी और साइड पे मुड़े, और वहां से घूम के दोबारा हम आगे से मेन रोड की तरफ शामिल हो गए।
इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजीज, कि हिकमत अमली है। और स्ट्रेटेजीज जो है ना, ये छोटे छोटे से प्लान होते हैं जो कि प्लानिंग के दौरान जो है वो आने वाली मुश्किलात को हम समझ सकते हैं। साबरा, मैं ये बता रहा था कि जब हम एक प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें छोटी छोटी सी हर्डल्स आती हैं जो कि अनसर्टेनिटीज होती हैं। उनका हमें पता नहीं होता कि वो आ भी सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जब हम रवाना हो गए, हमारा प्लान ये था कि 1 घंटे में हम मरी पहुंच जाएंगे, लेकिन जब हमने फैजाबाद क्रॉस करना था तो पता लगा कि फैजाबाद बंद है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक रोड बंद है। अब हमें यह प्रॉब्लम हो गई कि ट्रैफिक जैम है, अगर यहाँ खड़े रहे तो हमें कई घंटे ठहरना पड़ेगा। तो फिर क्या है, स्ट्रेटेजी ये थी कि हम दूसरे रोड से यहाँ से निकल के और फिर मेन रोड की तरफ आ जाएं। तो ये हमारी क्या है, स्ट्रेटेजी। जब हम उस रोड की तरफ निकलते हैं तो वहां जाके पता चलता है कि जी यहाँ पे भी रश है। और उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि जो इलाकाई बंदा है उसने कहा जी आप यूं जाएं, यूं घूम के फला एरिया से निकल जाए। तो वो ये क्या है, छोटे मोटे तरीका कार, दिस इज कॉल्ड टैक्टिक्स, कि आपने टैक्टिक्स इस्तेमाल की, स्ट्रेटजीज बनाई, और उसके बाद आप थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन अल्टीमेटली आप पहुंच गए अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये चीज कहती है प्लानिंग टू कॉम्प्रीहेंड द अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क विद वेरियस ऑप्शन। ये हमें ये भी हो सकता है कि जब हम मरी पहुंचे तो हमने तो आम चीजें लेकर गए थे या आम उसमें गए थे, जैसे इस्लामाबाद में ठंड कम थी, जब मरी में पहुंचे तो बारिश हो गई, वहां बारिश शुरू हो गई। अब हमारे पास जो है ना, उसके लिए सामान होना चाहिए। जो समझदार लोग हैं उन्होंने कहा होगा कि देखें, तो आपके पास अम्ब्रेलाज होनी चाहिए, और आपने रेन जैकेट या रेन कोट आपके पास हो, वो पहन लिए। ये क्या है, अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने के लिए आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, ताकि आप उस चीज को कंटिन्यू रख सकें। अब देखें, जिन लोगों के पास अम्ब्रेला नहीं होगी, या जिनके पास जैकेट्स नहीं होंगी, रेन कोट नहीं होंगे, उनके लिए उस वक्त घूमना मुमकिन ही नहीं है। जाहिर है बारिश में भूख भीग तो नहीं सकते ना। तो वो फिर ऐसा है कि ये दीज आर दी अनसर्टेनिटीज। तो प्लानिंग के अंदर भी जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आती हैं। तो आपके पास प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, यानी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरीके से 3-4 चीजों की प्लानिंग करनी पड़े, ताकि अगर हम एक प्लान हमारा एग्जीक्यूट ना हो सके तो हम दूसरे की तरफ चले जाए, दूसरा किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं करता तो हम प्लान बी की तरफ चले जाएं या सी की तरफ चले जाएं। ठीक है, समझ आ रही है प्लानिंग की। प्लानिंग का जो आप देखें जो तरीका है ना, कि एक पैराडिम है। पैराडिम कहते हैं कि जो हम कहते हैं ना, एहराम है या मुसल्लस है, इसके 3 स्टेप्स मेजर हैं। पहला क्या है, मिशन स्टेटमेंट। जो भी कोई डिपार्टमेंट बनता है या जो भी हम प्लानिंग करते हैं, उसकी एक पहले स्टेटमेंट होती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, एक और मिसाल देता हूँ कि हमने ये है कि फला एरिया में हमने एक लाइब्रेरी बनानी है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी मिशन स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड मिशन स्टेटमेंट। क्या है कि जैसे आप कह लें कि हमने एक लाइब्रेरी फला इलाके में बनानी है। ठीक है, ये हो गया हमारा मिशन। विजन क्या है कि ये लाइब्रेरी हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। इसमें बुक मटेरियल, इसमें नॉन बुक मटेरियल, इसके अंदर जो अवेलेबल फैसिलिटीज, हीटिंग कूलिंग सिस्टम, और उसकी जो आर्टिस्टिक डेकोरेशन है वो फैंटास्टिक किस्म की होगी, बेहतरीन होगी। ये हमारा क्या है, विजन है। और इस लाइब्रेरी को हम 1 से 2 सालों के अंदर कंप्लीट करके सर्विस के लिए, लोगों के लिए अवेलेबल कर देंगे। व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल योर मिशन, कि यू वांट टू एस्टेब्लिश अ ब्रांड न्यू लाइब्रेरी इन अ स्पेसिफिक एरिया। नंबर 2, कि दिस लाइब्रेरी विल बी कंप्लीटेड विद इन 2 years, and it will be a state of the art library which is equipped with all type of necessary equipments and material। ये आपकी क्या है, मिशन और विजन।
उसके बाद इसकी आपने अप्रूवल ले ली, फिर आपकी सेकंड उसमें क्या शुरू होती है, स्ट्रेटेजिक गोल, कि आपने हिकमत अमली बनानी है कि यार इस हम काम को किस तरह पूरा करेंगे, वो आप डिस्कस करेंगे विद योर, हाँ जी, मिशन स्टेटमेंट। बिल्कुल समझ आ गई सापरा या नहीं आई? जी साबरा मुझे बताएं, मिशन स्टेटमेंट को रिवाइज करूं या आपने दूसरों के लिए लिखा है? ठीक है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको समझ आ गई। मिशन स्टेटमेंट ये होती है कि एक काम जो हम करना चाहते हैं, विजन ये होता है कि इस काम को हम किस तरह करेंगे, इसके अंदर हम कितनी देर में इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एंड स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ प्लान, कि आप ये तय करते हैं कि इस काम को हम, हमारी हिकमत अमली क्या होगी, फिर हम उस प्लान को डिस्कस करते हैं विद सीनियर मैनेजमेंट, और उसके बाद होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले हम अपने अफसरों को बता के उसकी अप्रूवल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक प्लान बनाया कि मैंने स्ट्रीट लाइब्रेरी बनानी है, ठीक है, और उस स्ट्रीट लाइब्रेरी को जाके पहले मैंने अपने डीजी और फिर अपने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से उसको डिस्कस किया। उन्होंने से फिर मैंने बताया कि सर इसके अंदर हमारी ये 6 लाइब्रेरीज फर्स्ट फेज के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इन स्पॉट्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। फिर ये सीनियर मैनेजमेंट, मेरी और डीजी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर हमने ये बैठ के तय किया कि पहली कौसार मार्केट में होगी, दूसरी जो है F7 में होगी, तीसरी जो है हम G7 में करेंगे, फिर G8 में करेंगे, G11 में करेंगे, G14 में करेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट विच आई हैव डिस्कस विद माय सीनियर्स। उसके बाद वहां से मुझे गो अहेड का सिग्नल मिल गया, अप्रूवल मिल गई, उनकी परमिशन मिल गई। देन आई केम टू माय ऑर्गेनाइजेशन, आई कॉल द मीटिंग ऑफ ऑल माय ऑफिसर्स एंड ऑल द कंसर्न, जो इसमें पीपल हैं उन सबको बुला लिया गया, स्टाफ को, और उनके साथ 50 लोगों के साथ बैठ के मैंने चेयर किया, और उनको अपना ये मैंने प्लानिंग और अपनी ये बता दी कि सर आई वांट टू construct a street library network in the ICT Islamabad, ठीक है। This is what which is called whole organization, कि all participants को आपने on board लिया, ठीक है, उनको बता दी। उसके बाद टैक्टिक्स, गोल्स, प्लान, फिर हमने, हाँ जी, उसके अंदर कई लोग, मैं ये पूछूंगा वॉलंटियर्स का कि कौन कौन शख्स इसके अंदर क्या क्या काम कर सकता है। तो कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं इसकी जो है ना सुपरविजन करूंगा। एक शख्स ने कहा जी मैं इसके अंदर जो है ना बुक मटेरियल जो होगा उसके लिए मैं काम करूंगा। एक ने कहा जी मैं जो है, जो इसमें फर्नीचर और बाकी चीज़ें लगेंगी उसके हवाले से इसको गाइड कर सकता हूँ वहाँ पे जाके लोगों को, ठीक है। फिर हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किससे बनवाना है और किस से कोटेशंस लेनी है, किसकी कोटेशन कम है, ये सारा एक अकाउंट्स का, देखिए एक इस काम के लिए जो वेरियस सेक्शंस होते हैं वो सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। यानी मुझे एडमिन सेक्शन से, अकाउंट सेक्शन से, टेक्निकल सेक्शन से, और उसके बाद कहते हैं सर्कुलेशन सेक्शन से, तमाम लोगों से एक फीडबैक मिल गया कि क्योंकि एक जगह पे मीटिंग का फायदा ये होता है कि उसमें डिफरेंट लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और उनसे आप प्लान को डिस्कस करें तो हर बंदा अपनी फील्ड ऑफ नॉलेज के मुताबिक आपको रिप्लाई करता है, तो वहां से आपको फीडबैक बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये चीज आपने देखी, जब आपके पास आ गई तो यू आर इन द बेटर पोजीशन टू एग्जीक्यूट योर प्लान। फिर आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि अपने प्लान को बेहतर अंदाज से एग्जीक्यूट कर सकें। अब मैंने पहली बात की, ऑर्गेनाइजेशनल मिशन क्या होता है, जो पहली पहली स्टेटमेंट जो साबरा ने भी लिखी ना, मिशन स्टेटमेंट, ये बेसिकली होती क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। इसमें हम देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किस बेस के ऊपर अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखती है, ठीक है। दूसरा है द मिशन डिस्क्राइब एज वेल द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू एंड एस्पायरेशन। इससे पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू है और इसकी क्या लोगों के जहन में एस्पिरेशन है, यानी इसके क्या फायदे हैं, ठीक है।
लोग तारीफ कर रहे हैं, इससे तंग है, इससे क्या है, इसका पता चलता है। उसके बाद देखिए मिशन मिशन स्टेटमेंट इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक बिजनेस स्कोप एंड ऑपरेशन। कि ये वक्ती तौर पे जो हमें क्या बताती है, यानी हमें बताती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिक बिजनेस का मतलब है काम। मोमिना इकबाल, क्या है जी सर, यूनी की तरफ से कोई इशू है? इशू था, मेरी वर्कशॉप ही नहीं ज्वाइन हो रही थी। चलिए माशाल्लाह आज इशू रिजॉल्व हो गया, आज आप आ गई। हाँ जी, बिलाल साहब की क्या मसला है जी? बेटा सलाम हो गया, बस आके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। जब हम सब सलाम करेंगे तो फिर काफ़ी टाइम होगा, क्योंकि इसमें 70+ लोग हैं, तो सलाम में ही एक सेशन गुजर जाएगा हाल चाल पूछने में, बस काफ़ी होता है। और आगे बस आप ज्वाइन कर किया करें और जो रेलिवेंट क्वेश्चन है ना वो किया करें। ठीक है जी। इसमें मैं बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिक बिजनेस स्कोप एंड ऑपरेशन दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इसको डिस्टिंग्विश करती हैं, मुमताज करती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं इसकी जैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। देखिए लाइब्रेरियां बहुत होती हैं, ठीक है, एक इलाके में भी हो सकता है कई लाइब्रेरियां हों। आप ये जो नई लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा और पहली जो लाइब्रेरीज हैं उनमें और इसमें क्या फर्क होगा, ये भी हम इस स्टेटमेंट के अंदर, जैसे मैंने बात की थी ना, इट विल बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट एंड equipped with all type of reading and non book रीडिंग मटेरियल, बुक मटेरियल और नॉन बुक मटेरियल। यानी बाकी लाइब्रेरी में हो सकता है कि सिर्फ एक टाइप का मटेरियल हो, आपने कहा ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, वो इसको क्या कहता है, डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। मिशन स्टेटमेंट देखें, 3 बेसिक क्वेश्चंस का रिप्लाई करती है। व्हाट बिजनेस आर वी इन, कि हम क्या कर रहे हैं, हु आर वी, हम क्या हैं, व्हाट आर वी डूइंग, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे काम क्या है, हम क्या हैं, और हम कर क्या रहे हैं। ये 3 बातें जवाब होनी चाहिए एक मिशन स्टेटमेंट। ठीक है। सबसे पहले व्हाट बिजनेस आर वी इन, कि हम किस किस्म के काम के लिए ये इदारा बना। अब एक इदारा है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, वो क्या है, नाम से ही जाहिर है कि ये वो इदारा है जो स्पेशल लोगों के लिए काम करता है। और इसका पहला मैंडेट क्या है कि स्पेशल लोगों की को सर्व करना। हु वी आर, हमारा स्टेटस क्या है, वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है। और फिर इंडिविजुअल की हमारी ये हायरार्की है कि इतने लोग हम इसके अंदर शामिल हैं। व्हाट वी आर डूइंग, और हम क्या, अब जिस मकसद के लिए ये इदारा बना, तो हम क्या ये काम कर रहे हैं। ठीक है। ये पता चलता है किससे, आपकी मिशन स्टेटमेंट से। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन क्या होता है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्राइम जो प्रीमियर कस्टमर प्रोडक्ट्स कंपनी फोकस्ड ऑन कन्वीनियंट फूड एंड बेवरेजेस। यानी देखिए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लाइब्रेरी है, कुछ भी है, उसका सबसे बुनियादी मकसद ये है कि अपने ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइंट्स को एक्वायर करे और उनके बाद अपने एम्प्लॉयज़ की इनरिचमेंट करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो उनकी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और जो इदारा है वो इससे जो है प्रॉफिट भी हासिल करे, उसकी नेकनामी में भी इजाफा हो और वो फ्लोरिश भी करे। क्योंकि किसी भी इदारे की तरक्की और बका का इन्हसार उसके क्लाइंट्स के ऊपर होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल हमारा मिशन ये होना चाहिए कि जिन लोगों के लिए ये इदारा बना उसको हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें,
ठीक है, उसके मुलाजमीन को भी, जो उसके अंदर एम्प्लॉय हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, इस इदारे के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ जाएं, और जिस मकसद के लिए ये इदारा हासिल किया गया है वो मकासद पूरे किया जा सकें। और उनको हम कैसे हासिल कर सकते हैं? ऑनेस्टी और फेयरनेस से, कि हम जो भी इसके अंदर काम करें, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, जो इस इदारे के अंदर काम हो, वो ईमानदारी के साथ और नेक नियति के साथ हो। अब मैंने बात की थी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये होती है कि जो हम छोटी छोटी सी हिकमत अमली तय करते हैं। लेकिन जैसे स्ट्रेटेजिक प्लान डिफाइन द एक्शन स्टेप बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड टू अचीव इट्स गोल। वो छोटे छोटे से कदम जिससे कोई इदारा तरक्की करके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो गोल्स हैं, उनको हासिल करता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब देखिए, ये स्ट्रेटेजी जो है ना, हम बार बार अडॉप्ट करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ लेनी है, हमने कोई पेरेंट से अपनी बात मनवानी है, तो हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। हमें पता होता है कि इन लोगों को किस तरह गाइड किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम छोटे छोटे से स्टेप्स लेके अल्टीमेटली उनको इस पे राजी कर लेते हैं। ये बात जो हम तरीक़ाकार अडॉप्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। अच्छा, इसमें यह है कि जो हम तरीक़ाकार अडॉप्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल्स आर ब्रॉड गोल्स ऑफ वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी इन फ्यूचर। और फिर हम वो ये है कि हम अपने फ्यूचर के जो बड़े मकासद हासिल करना चाहते हैं उनके अंदर, हाँ जी, स्ट्रेटेजीज, बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर देखिए, हम जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हम कितना एफर्ट करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी सिंसेरिटी का मुजाहरा करते हैं। These goals pertain to the whole organization। और इसका अल्टीमेटली फायदा जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी सी आप प्लानिंग बनाएं, छोटे छोटे से प्लान बनाएं। हर सेक्शन, हर शख्स, हर इदारा अपने छोटे छोटे से प्लान करके उसमें अपना कंट्रीब्यूट करे, और फिर वो स्ट्रेटजीज का लाइन ऑफ एक्शन, अल्टीमेट जो गोल होता है ना, वो क्या होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन को फ्लरिश करना, उसके मुतालिक काम करना। दूसरी चीज है टैक्टिक्स प्लान। टैक्टिक्स प्लान क्या है? कि आर द प्लान टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजी। यानी सादा लफ्जों में अगर मैं कहूँ, एक तो स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो हम अपने जहन से बनाते हैं, और टैक्टिक्स क्या है? कि उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, हम ऑफिस में बैठ के क्या करते हैं? स्ट्रेटेजीज फ्रेम करते हैं, स्ट्रेटेजीज हम जो है बनाते हैं। और टैक्टिक्स क्या है? कि हम अपने स्टाफ को कहते हैं कि जी इसको इम्प्लीमेंट करें, और वो जाके जब काम करते हैं, और उसके लिए वो जो अपना लाइन ऑफ एक्शन जो उनका होता है, दीज आर कॉल्ड टैक्टिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं इनके दरमियान डिफरेंस भी आपको बता देता हूं। ये देखें, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिक्स प्लान। पहला क्या है? कि इंश्योर्स लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस एंड ग्रोथ। ये हमारी ऑफिस में बैठ के हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि इसके बहुत लंबे अरसे तक आपस में हम्म अच्छा, इसमें आप देखें कि पहला हम इंश्योर करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म जो है वो इदारे की ग्रोथ के लिए होती है। टैक्टिक्स क्या है? इट इज यूज्ड एज अ मीन टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक प्लान। वही बात जो मैंने आपको की थी कि उस प्लान को किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रेटेजिक्स जो है ना, एक पेपर वर्क है, एक फ्रेम वर्क है, एक ऑफिस वर्क है। और टेक्निकल प्लान्स क्या है? ये एक प्रैक्टिकल है, ऑन ग्राउंड के अंदर जो है ना, आप जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
आपने किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ये आपका क्या है, टैक्टिक्स है। ये जो है स्ट्रेटेजिक लेंथी यूजुअली 2 or more years, ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉडर होती है ना, और इसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। जैसे आपने एक बिल्डिंग बनानी है, हम कहते हैं कि जी ये इसका एक होता है, हमने नक्शा बनाया है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसको कंप्लीट होने में 2 years लगेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या कहते हैं जी, अर्थ ब्रेकिंग होती है, ग्राउंड ब्रेकिंग जो होती है, उसके बाद हम इसके अंदर इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जो काम होता है, फिर आप जैसे इसकी लेंटरिंग का काम होता है, उसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वुड का काम है, फिर टाइल्स का काम है, यानी सारी चीजें ना है। प्लान्स आर डन एवरी 1 to 3 years। इसमें जो ड्यूरेशन होती है वो ज्यादा ईयर्स में होती है। प्लान्स आर डन एवरी 6 months to a year। इसमें 3 years तक हो सकती है, इसमें 6 month से 1 year तक हो सकती है, ये ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं ये करता हूँ कि ये एक स्ट्रेटेजिक वर्क होता है जो आप बैठ के फ्रेमवर्क बनाते हैं, और ये एग्जीक्यूशन का है, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, टैक्टिक्स। अब है ऑपरेशनल प्लान। एक प्लान वो जो हमने कागजों के अंदर बनाया, उसकी अप्रूवल ली, उसको इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी बनाई। अब है ऑपरेशनल प्लान, कि उस प्लान को आपने काम में किस तरह लाना है। दीज प्लान आर स्पेसिफिक एंड मेजर्स डिपार्टमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। ये स्पेसिफिक होते हैं जो कि डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। ऑपरेशनल प्लान आर यूजुअली डन ऑन अ डेली और वीकली बेसिस, कि जो आप स्टाफ को कहते हैं कि जी आज आपने ये काम करना है और मुझे इसकी 2 दिन में, 1 हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करनी है। दीज आर कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ऑपरेशनल प्लान डिफाइंस द आउटकम ऑफ द डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट, कि एक डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ फंक्शन, मुख्तलिफ सेक्शंस जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो उसके ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं। जैसे मैं लाइब्रेरी के हवाले से बात करूं, कि इसके अंदर मैंने बताया था कि कितने बेसिक सेक्शन होते हैं, 5। लाइब्रेरी के अंदर 5 से 6 बल्कि 7 आप कह लें मेन सेक्शंस होते हैं। लिखने हैं तो लिख लें, और जो लिख लेगा अच्छी बात है। पहला सेक्शन कौन सा है, रिसेप्शन। पहला सेक्शन कौन सा है, रिसेप्शन, जिसके अंदर आप यूजर्स को वेलकम कहते हैं, ठीक है। दूसरा सेक्शन क्या है इसका, एक्विजिशन। दूसरा सेक्शन कौन सा है, एक्विजिशन। तीसरा क्या है, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस सेक्शन। फिर क्या है, टेक्निकल सेक्शन। उसके बाद कौन सा सेक्शन है, सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन के बाद कौन सा सेक्शन आता है, सीरियल सेक्शन, सीरियल मैनेजमेंट सेक्शन, सीरियल सेक्शन। उसके बाद कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। नेक्स्ट कौन सा है, अकाउंट्स सेक्शन, ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट सेक्शन। और एक सेक्शन इसके अंदर बहुत वो भी होना चाहिए, दैट इज बाइंडिंग सेक्शन। वैसे ये इट इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल सेक्शन, लेकिन ये जो मैंने बड़े बड़े आप जो ये डेली बेसिस के ऊपर सेक्शन परफॉर्म करते हैं काम, ये इनका क्या है, ऑपरेशनल प्लान। हम तो देखिए एक दफा उनकी मीटिंग करके
मैं वीक में या मंथ में एक बार मीटिंग करके उनके जिम्मे काम लगा देता हूँ कि टेक्निकल सेक्शन ने ये काम करना है, एक्विजिशन ने ये करना है, रेफरेंस ने ये करना है, और इसको वो जब जाके फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, और मैं कहता हूँ कि मुझे 1 महीने के बाद आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है अपनी परफॉर्मेंस की, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, तमाम सेक्शंस के जो आउटकम्स होते हैं उसको हम शामिल करते हैं ऑपरेशनल प्लान में। ठीक है, चले जी। तो उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान्स की 3 बेसिक टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान। नाम से ही जाहिर है, ऐसा प्लान जो कि एक किस्म के लोगों ने इस्तेमाल करना होता है। स्टैंडिंग प्लान, जिसके ऊपर वो सब एक बार काम कर रहे होते हैं। और कंटीजेंसी प्लान, कि अगर किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के अंदर कोई आजान की कदर करना और इसको सुनना तो जाहिर है ज़रूरी है ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान में अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है और सबसे पहले इसको सुनना सबसे बेहतर काम अमल है। ठीक है, अच्छा, मैं ये बता रहा था कि प्लान की 3 टाइप्स हैं। पहला सिंगल यूज प्लान होता है। नाम से ही जाहिर है कि प्लान फॉर अटेनिंग वन टाइम ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी एक टाइम के लिए बनाया जाता है। इसका स्कोप जो है वो लार्ज होता है, जैसे बिल्डिंग ऑफ न्यू हेडक्वार्टर, इंस्टॉलिंग न्यू अकाउंटिंग सिस्टम। प्रोजेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ऑफ प्लानिंग। जो आप बड़े बड़े प्लान बनाते हैं ये होता है सिंगल यूज प्लान। जैसे मैंने कहा था कि हम एक लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा कि सिंगल यूज प्लान होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है स्टैंडिंग प्लान्स, कि जो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम छोटे छोटे से बनाते हैं। अब जैसे स्टैंडिंग प्लान्स आर ओपनिंग प्लान, ongoing plan that are used to provide guidance for the task performed repeatedly within an organization। जो हम बार बार लोगों के दरमियान कोई चीज़ रिपीट करते हैं ना, और उन लोगों को बार बार हम एक प्लान देते हैं कि इसको किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करना है। जैसे एक पॉलिसी बनाते हैं, उसके अंदर ब्रॉड होती है, हमारी बेस्ड होती है, और उसके बाद डेफिनेशंस होती हैं। आजकल देखे ना, हेरासमेंट का जो पॉलिसी आई है, इसको हमें फिर बनाना पड़ता है कि इसको किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करने हैं। फिर इसके अंदर हम जैसे रूल्स हैं, नो स्मोकिंग इन क्लास, नो स्मोकिंग इन ऑफिस, ये ऐसे होते हैं कि जो टाइम टू टाइम स्टैंडिंग प्लान्स हमारे पास आते रहते हैं, जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। कंटीजेंसी प्लान that defines the company's response to a specific situation, for example emergencies or unexpected conditions। ये कंटीजेंसी होती है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे क्या क्या खर्चे इस पे आ सकते हैं, क्या क्या हमने किस सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, इसको हम कहते हैं कंटीजेंसी प्लान्स। और ये भी जो है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, और ये फिर हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लानिंग्स की 2 बड़ी टाइप्स हैं। एक होता है लॉन्ग रेंज प्लान, एक होता है शॉर्ट रेंज प्लान। ठीक है, ये बेशक लिख लें। प्लानिंग की 2 टाइप्स जो है ना बेसिक है, एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग नाम से ही जाहिर है ऐसी प्लानिंग है कि जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए की जाती है। इसका स्पैन जैसे मैंने बताया कि वो 1-2 दिन से लेकर 6 मंथ तक हो सकता है। 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ, अप टू 6 मंथ। और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो 6 मंथ से लेकर और 20 ईयर्स तक हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म जो है वो 6 मंथ से लेकर 20 ईयर्स तक हो सकती है। अब जैसे एजुकेशनल प्लान आता है फॉर 5 ईयर्स, गवर्नमेंट की प्लानिंग आती है फॉर 20 ईयर्स। एक आप डैम बनाते हैं, डैम अब जाहिर है कि 1-2 महीनों में तो नहीं बनता ना, उसके लिए आपको काफ़ी अरसे तक काम करना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग ऐसी होती है कि जो 1 डे से लेकर 6 मंथ तक के लिए होती है, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ठीक है सैरिश। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसी होती है जो कि 6 मंथ से लेकर 20 ईयर्स तक हो सकती है।
और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्लान्स भी होते हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लान में बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्लान भी शामिल होते हैं। जी सना, पेपर आप, मैंने पहले ही ये बताया था कि आप उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ पेपर आपने इंग्लिश में देने। इफ यू आर कंफर्टेबल इन उर्दू, यू कैन आल्सो गिव इन उर्दू। और इसके अलावा ये है कि मैं ज़रूर ये बात करता हूँ कि आप इंग्लिश में भी कोशिश किया करें, क्योंकि अगर आप हेडिंग्स वगैरह या जो डेफिनेशन है ये इंग्लिश में देते हैं तो आपको एक तो याद करने में आसानी होगी, और दूसरा ये एक आपका इम्प्रेशन भी थोड़ा सा अच्छा बनता है कि आपने दो लैंग्वेजेस के अंदर पेपर अटेम्प्ट किया है। और मास्टर्स लेवल के ऊपर आपकी इंग्लिश में इतनी अच्छाई होनी चाहिए कि आप पेपर जो है, टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। दिस इज डिसीजन मेकिंग थ्योरी एंड प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपकी डिसीजन मेकिंग है। क्योंकि एक मैनेजर को बस अब ऐड करना, डिलीट करना और ये छोड़ दें, आप लेक्चर की तरफ आ जाएं। लेकिन डिसीजन मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी, जो काम करना पड़ता है किसी भी मैनेजर को, वो डिसीजन मेकिंग है। तो इस पे आप ये देखें कि मैनेजेरियल फंक्शन है ही ये कि यू हैव टू टेक डिसीजन। वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन आपने लेने होते हैं, और कुछ आपके फेवरेबल किस्म के एनवायरनमेंट में होते हैं, और कुछ जो है आपको डिफिकल्ट किस्म की सिचुएशन के अंदर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। इसीलिए मैं एक एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन है कि डिसीजन मेकिंग इज नो मोर देन, मैनेजमेंट इज नो मोर देन डिसीजन मेकिंग। ये पेरिश, आप डेफिनेशन लिखकर इन्हें दिखा दो कि डिसीजन मेकिंग, अच्छा अपना के सॉरी, द मैनेजमेंट इज नो मोर देन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि मैनेजमेंट या जो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग है। गुड। अस्मा ने बहुत जबरदस्त सबसे पहले रिप्लाई किया, शाबाश। देखिए, टोटल शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए ना, ये स्पीड है लिखने में, आप जल्दी लिख लेते हो ना। कि टोटल मैनेजमेंट अगर कोई मुझसे पूछे ना, मैं ये कहता हूँ डिसीजन मेकिंग। एक एग्जांपल देता हूँ कि आप आज, जैसे मेरी ऑफ है, सैटरडे ऑफ होता है ना, तो मैं बैठा हूँ, मुझे वहां से किसी मेरी लाइब्रेरी से एक कॉल आती है कि सर फला, खुदा ना खास्ता ये इंसिडेंट हो गया है, क्या करें। तो देखिए, इमरजेंसी सूरत हाल है। उस इमरजेंसी सूरत हाल के अंदर आई हैव टू टेक, और डिसीजन मुझे करना पड़ेगा कि आप ये काम कर दें। यानी खुदा ना खास्ता वो मुझे कहता है कि सर आग लग गई है, तो मेरा पहला उसके ऊपर क्या होगा कि यार फौरी तौर पे उसको बुझाने की कोशिश करो, और जितने लोग वहाँ अवेलेबल हैं और उनसे कहो कि जो आ, है वहाँ से रेलिवेंट फायर ब्रिगेड या तो कोई, उसको बुलाओ और फौरी तौर पे इसको सेट ऑफ करो। दूसरी चीज़ ये है कि फिर मैं फौरी ये डिसीजन करता हूँ कि मैं भी आ रहा हूँ, और जितना करीब तरीन लोग हैं उनको कहता हूँ कि स्पॉट पे पहुंचे, ताकि उन लोगों को हेल्प करें। इसी तरीके से ये है कि शॉर्ट सर्किट होता है, सबसे पहले कहते हैं कि जी आप ब्रेकर ऑफ कर दो। ठीक है, इसी तरीके से खुदा ना खास्ता कोई और किस्म का वाकया होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उसके ऊपर जो आप फौरी तौर पे टॉप मैनेजमेंट में होते हुए जो डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। इसमें दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, डेफिनेशन और इसका प्रोसेस किस तरह होता है। अब देखिए, इसकी एक डेफिनेशन देखिए, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। द थॉट प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ लॉजिकल चॉइस फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन।
कि आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और उनमें से आप सोच कर जो चीज फौरी तौर पे फैसला लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। When trying to make to go a decision, a person must weight the positives or negative of the each option। कि जब वो कोई फैसला करने लगे तो अच्छाइयों को और बुराइयों को, पॉजिटिव्स को और नेगेटिव्स को अपने जहन में रखें, एंड कंसीडर ऑल दी अल्टरनेटिव्स, और इसके अलावा जो अल्टरनेट हो सकते हैं उनको भी जहन में रखें। फॉर effective decision making, a person must be able to forecast the outcome of the each option as well as the based on these items determining। देखिए, जब भी वो कोई फैसला करे तो मल्टीपल ऑप्शन उसके सामने हो। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन मेकिंग क्या है कि जब आपने अपनी ग्रेजुएशन तालीम मुकम्मल की तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस थी कि जिनके अंदर आप मास्टर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस थी, इकोनॉमिक्स थी, लॉ था, सोशल साइंस थी, सोशल वर्क था, ठीक है, इंग्लिश थी, उर्दू था, यानी मल्टीपल आपके पास चॉइस। ये देखते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस होती है उनमें से हम कौन सा डिसीजन लेते हैं, और इसका डिसीजन करते वक्त हमें हर चीज के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को जो है ना वो जहन में रखना चाहिए। देखिए, एक अच्छा फैसला आपको तरक्की की तरफ ले जा सकता है और एक गलत फैसला आपको जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकता है। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको इंसान को जो है अपने तमाम सलाहियतों को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को और अपने जो सीनियर हैं उनसे डिस्कशन के साथ, अपने कोलीग्स के साथ डिस्कशन से फिर कोई डिसीजन की तरफ जाना चाहिए ताकि उससे कोई इफेक्ट ना हो। अब प्रोसेस क्या है कि ईच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बी इंक्लूडेड सोशल, कॉग्निटिव एंड कल्चरल ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस, ठीक है, निगोशिएटिंग डिलेमास। देखिए, जब भी कोई आप स्टेप लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सोशल और जो लाजमी कॉग्निटिव और कल्चरल ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, और जिसको के लिए आपको सक्सेसफुल निगोशिएशन डिलीमास करना पड़ता है, यानी उनसे डिस्कशन करनी पड़ती है, उसको फेस करना पड़ता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि सही वक्त पर सही फैसला करना डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और बिल्कुल इसमें जो ऑप्टिकल्स आती हैं उसको आपने अपने लॉजिकल अंदाज में एड्रेस करना है और उससे लोगों को सेटिस्फाइड करना है, ताकि लोग उसको रियलाइज करें कि इसने जो ये डिसीजन लिया तो वो ठीक था या गलत था। ठीक है, अब जैसे आजकल क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, उसमें आप ये देखें कि खास तौर पे पहला ओवर और लास्ट ओवर देना कप्तान के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि किसको बैटिंग के लिए भेजना है और किस। और अच्छे कैप्टन की निशानी ये है कि वो सिचुएशन को देखकर कोई डिसीजन लेता है, वो डिसीजन उसका कामयाब भी हो सकता है और उसका नाकाम भी हो सकता है। अब क्या, जैसे कल हसन अली को एक ओवर में 21 स्कोर पड़ा, अब क्या है डिसीजन मेकिंग के नेक्स्ट मैच में उसको शामिल करना है या नहीं करना, क्योंकि लास्ट 3 मैचेस के अंदर उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो ये अब उसकी जगह पे जिस प्लेयर को लेकर आते हैं, हो सकता है वो आके इस मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट मैच में, तो हम कहेंगे कि ये क्या खूबसूरत डिसीजन लिया है कप्तान की, या बेहतरीन डिसीजन मेकर और बेहतरीन कैप्टन है। लेकिन अगर वो नेक्स्ट प्लेयर को शामिल करता है और उसको एक ओवर के अंदर 30 स्कोर पड़ जाता है, तो कहेंगे कि यार ये क्या इसने चवल मारी है, पहले वाला बंदा ठीक था। तो यानी दोनों किस्म के हालात और वाकयात को उसको फेस कर सकते हैं, या तो वो अपने डिसीजन मेकिंग से हीरो बन जाता है या वो अपने डिसीजन मेकिंग से जीरो बन जाता है। इसी तरीके से आप देखें कि एक मैनेजर है, वो भी एक डिसीजन लेता है। अगर वो लोगों के अंदर हिट हो जाता है तो लोग कहते हैं फैंटास्टिक, यार ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके डिसीजन से देखें इदारा कहाँ से कहाँ चला गया है। ठीक है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, ये भी जो डिसीजन करते हैं, बाज डिसीजन बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और बाज अनपॉपुलर डिसीजन होते हैं। जैसे पेट्रोल की प्राइस को बढ़ाकर इसने अब इतने पाकिस्तान की हाईएस्ट उसके ऊपर चली गई है। पूरी जिंदगी पूरी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये एक मसला बना हुआ है, और आज 30th है, आज आज इसको फिर एक डिसीजन करना है 31st को
कि मैं पेट्रोलियम प्राइस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, क्योंकि समरी इसको भेजी गई है कि 6 रुपए लीटर फिर पेट्रोल को इंक्रीज किया जाए। अब देखिए पीएम उसके बढ़ा देता है तो लोग कहेंगे कि यार देखो क्या इसने डिसीजन लिया। एक उसको बहुत ज्यादा सोशल, कॉग्निटिव और कल्चर जो है ना वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा कि ऑलरेडी इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, और उसके बावजूद इसने 6 रुपए बढ़ा के गरीब आदमी को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। तो डेफिनेटली इस पे बहुत क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है। और अगर ये इस समरी की बजाय वो कहते था जी मैं 5 रुपए लीटर पेट्रोल को कम कर रहा हूँ, तो इसकी लोग कहेंगे जी वाह क्या जबरदस्त डिसीजन मेकिंग की है। तो ये है कि एक डिसीजन मेकिंग का दूसरा एक फीचर, ये सैरिश और बाकी लोग जो लिखते हैं ना वो लिख लें कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक डिसीजन लेके आप आराम से करके बैठ जाए। ठीक है ना। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको डे टू डे, टाइम टू टाइम आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। घर में ये फायदा होता है कि बेटे का ना चाय टाइम पर पहुंचा देती है। शक तो करती हैं कि हाँ जी इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये है कि साथ साथ खिदमत भी होती रहती है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें कुछ चीजों को जहन में रखना चाहिए। नंबर 1, रिसेप्शन की रिकग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। आप यानी पहले से परसेप्शन आपकी हो, आपकी सोच हो, आपके जहन के अंदर ये काबिलियत हो कि आने वाले जो प्रॉब्लम्स है ना उनके बारे में आप सोचें कि फ्यूचर में हमें ये जो है ना प्रॉब्लम्स का हमारे इदारे को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। इसको कहते हैं रिकग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। आप उसके जो है ना सोच लें, पहले से आपको एक पता हो कि कोई प्रॉब्लम आने वाला है। आजकल वो आ रहा है ना उस्मान, पहले अर्तुल गाजी था, आजकल उस्मान का वो मैं ड्रामा देखता हूँ। एक लीडर की ना एक बहुत बड़ी शनाख्त, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का उसका होता है ना, ही इज ऑलवेज अ गुड डिसीजन मेकर। आप देखें किसी भी अच्छे आदमी को ना जिंदगी में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, और जो अच्छी डिसीजन मेकिंग करता है ना वो एक अच्छा लीडर होता है। आप हमारी हिस्ट्री में चले जाएं, कायद आजम की मिसाल आपके सामने है, अल्लामा इकबाल की, और सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि उन्होंने कितने खूबसूरत डिसीजन लिए हैं। अब इस ड्रामे को भी अगर हम देखें तो आपको ये रियलाइज होगा कि उस्मान जो डिसीजन ले रहा है, क्योंकि ही इज आल्सो अ वेरी सक्सेसफुल जो है वो रहा है हिस्ट्री में, और इसकी बड़ी अच्छी है जो ऑटोमन अम्पायर है उसका ये फाउंडर है, और इसने काफ़ी मुसलमानों के लिए बेहतरीन काम किया। तो अब आप इसमें भी रियलाइज करें, बल्कि इसकी बुक है सल्तनत उस्मानिया के नाम से, मल्टी वॉल्यूम्स बुक है, कभी आपको टाइम मिले तो आप पढ़ें। बहुत खूबसूरत बुक है जिसके अंदर ये बिल्कुल उसी को बेस करते हुए ड्रामा बनाया गया है। और इस ड्रामे के अंदर शायद कई चीजें तो ड्रामे की वजह से हमें करनी पड़ती है ना, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी कोशिश है ये। तो ये मैंने देखा है कि अच्छे लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, तो वो डिसीजन मेकर बहुत अच्छे होते हैं। उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहते हैं ग्रैप्स विद बोथ हैंड्स, उसको दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, और वो उस अपॉर्चुनिटी को फिर जाने नहीं देते। और जो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि किस्मत ना आपको जिंदगी में कुछ मौके देती है, और जो उन मौकों से फायदा उठा लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो उन मौकों को ज़ाया कर देते हैं फिर वो कहते हैं ना जिंदगी फिर माफ़ नहीं करती, वक्त माफ़ नहीं करता। वक्त की माफ़ी जो है ना, दहर, इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ टाइम के लिए दहर, कि जो वक्त की कदर करता है ना, क्यों देखे इंसान दुनिया में भी आया है ना एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आया है। जिसने अपनी मेहनत करके इस टाइम को अच्छा कर लिया वो कामयाब हो गया, लेकिन जिसने इस वक्त को ज़ाया कर दिया वो नाकाम हो गया।
इस तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैप्स करते हैं। ठीक है, ग्रैप करने के बाद फिर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी तरह आप ये देखें कि एक तो उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो परसेप्शन उसकी होनी चाहिए। नंबर टू क्या है? इंटरप्रिटेशन, कि वो हालात को बेहतर तौर पे समझ सके, इंटरप्रेट कर सके। जब वो प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ जाता है ना, तो फिर उसमें तीसरी क्वालिटी हो कि जजमेंट हो, कि वो अच्छे और बुरे के दरमियान ना फर्क कर सके, इम्तियाज करना होता आता हो। और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर मोटिवेशन हो, वो लोगों से खौफजदा ना हो, जो समझता है कि ठीक है उसके ऊपर एक्शन ले, और जो गलत समझता है उसके ऊपर स्टैंड ले। और ये काम कौन कर सकता है? जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जिसके अंदर मोटिवेशन की पावर हो। ठीक है, तो ये क्वालिटीज होती है एक अच्छे डिसीजन मेकर में। ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटीज मैंने बताई? लिख लें इसमें: प्रिसेप्शन, इंटरप्रिटेशन, जजमेंट, मोटिवेशन। आई विल रिपीट: प्रिसेप्शन, इंटरप्रिटेशन, जजमेंट, मोटिवेशन। ये फोर जो चीजें हैं ना, ये बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त। कायनात ने भी जनाब सारी चीजें लिख दी, जबरदस्त। फजीला एग्जैक्टली, बेशक ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद तीन चीजें और हैं इसमें: एक्शन, फिर क्या है? रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। अच्छा, इसमें आप ये देखें, जो आप काम करते हैं, जो आप डिसीजन लेते हैं, उसको आपके एक्शन के अंदर भी साबित होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक क्लेम करते हैं कि जी मैंने रियासत मदीना बनानी है, क्लेम है ना, लेकिन एक्शन आपके इसके अगेंस्ट हो, या इस सिलसिले में हमें कुछ पता ना चल रहा हो कि जी कोई है, अपनी बात के अंदर इंटेग्रिटी पैदा करें। सिर्फ बातों से बात नहीं चलती, काम भी करना पड़ता है। उसके लिए आपने अमली तौर पे क्या इकदाम किए, आपने अमली तौर पे कितना काम किया। मैं चाहता हूं जी मैं अपने इदारे को बहुत तरक्की करके दुनिया के सफ़े अव्वल के इदारों में शामिल कर लूंगा। ये तो मेरा क्लेम है ना, कि मैं वो काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा। ये असल चीज है कि उसके लिए मैंने क्या एफर्ट की, अपने जो है उसमें डेवलपमेंट के क्या काम किए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए मैंने क्या काम किया, लोगों की मोटिवेशन के लिए क्या किया, स्टाफ बेनिफिट के लिए मैंने क्या काम किया। ये तमाम चीजें आपके एक्शन है। और एक इडियम है ना इंग्लिश में, कि एक्शन स्पीक लाउडर देन डीड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन स्पीक। सायरा मेरे ख्याल है लिख रही है, ये कोटेशन भी लिख दें: स्पीक बेटा, स्पीड नहीं, स्पीक। वेरी गुड। हाँ ये बिल्कुल सर। देखो, एक्शन जो है ना, वो कहते हैं ना काम बोलता है। ठीक है, तो जो आप बातें करते हैं उससे ज्यादा आपका काम इस बात की गवाही हो कि जो आप कहते हैं। अदीला भी लिख रही हैं जी, अच्छी बात है।
और नादिया बशीर वेरी गुड, और सायरा वेरी गुड, सैरिश, हाँ जी। तो ये एक मुजीबुर रहमान, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, आपने भी एग्री किया मुझसे। देखिए मैं आपको, कि आपका जो काम है ना वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्शन इन एक्शन। जो कुछ आप बोलते हैं वो आपके एक्शन के अंदर साबित हो, और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, इन एक्शन भी और ऑन एक्शन भी। आपका काम खुद से जो काम कर रहे हैं वो भी, और जो आपने काम किए हैं उनमें भी ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि जो आप कहते हैं। जी, शाह साहब ने भी मुझसे एग्री किया है जी, जबरदस्त। देखिए व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन faced with difficult decision, there are several steps that can be taken to ensure the best possible solution will be decided. देखिए, अच्छा बुरा वक्त मुल्कों पे भी आता है, नेशंस पे भी आता है, और ऑर्गेनाइजेशंस पे भी आता है। तो इसका हल क्या है कि जब भी आप पे खुदा ना खास्ता बुरा बुरा वक्त आए तो आप मिलकर फैसला करें। These steps are put into 7 effective ways to go about the decision making process. उसके 7 स्टेप बताए हैं। ये जो एक्सपर्ट है ना, मैक मैकल है, इसने 2007 में एक बुक लिखी थी। उसके अंदर उसने ये 7 इसके अंदर स्टेप्स को बताया था कि जब आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग मेकिंग का मसला आए तो आप ये 7 स्टेप्स अपने अगर परफॉर्म करें तो उससे आप आसानी से या अच्छे तरीके से निकल सकते हैं। पहले स्टेप में क्या है कि आउटलाइन योर गोल एंड आउटकम्स, कि सबसे पहले अपने गोल्स और आउटकम्स का तयन कर लें कि हमारे मकसद क्या थे और हमने हासिल क्या किया। दिस विल इनेबल decision makers to see exactly what they are trying to accomplish and keep them on the specific path। कि उससे आपको पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यानी जो आपके मकासद थे और जो आपके काम के रिजल्ट्स आए हैं, आउटकम्स कहते हैं रिजल्ट्स को। जो आपके मकासद थे वो और जो आपके रिजल्ट्स आए, दोनों को दरमियान एक आप कंपैरिजन करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। नंबर 2, अगर आप अपने उन पूरा डाटा निकाल लें, दिस विल हेल्प यू डिसीजन मेकिंग हैव एक्चुअल एविडेंस टू हेल्प देम कम अप विद सोल्यूशन। तो आपको उस डाटा की मदद से पता चल जाएगा कि आपने जो फैसले किए थे वो ठीक थे या गलत थे। थर्ड स्टेप पे क्या है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें टू डेवलप अल्टरनेटिव्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है कि आप बैठ जाएं और सोचें। ठीक है, इंग्लिश की ये टर्म है जिसको इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए तो मिल बैठ के आप सब लोग कंबाइनली सोचें और उसके बाद उसका, हाँ, आप एक निकालें कि जी इसका सोल्यूशन क्या है। यानी जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं कि हम मशवरा कर लें। देखिए, घर के अंदर कोई बड़ा फंक्शन आता है ना तो सब हम मिट के बैठ जाते हैं कि जी ये काम किस तरह करें। कोई शादी है, खुदा ना खास्ता कोई गमी का प्रोग्राम है, या इसके अलावा खुदा ना खास्ता कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लोन आ गया है, या कुछ घर की कंस्ट्रक्शन है, या घर को शिफ्टिंग है। तो हम सबसे पहले बैठ के ना आपस में जो डिसाइड करते हैं कि जी इसका सोल्यूशन हम किस तरह निकालें। ठीक है, और जब मुख्तलिफ लोग उसमें अपनी तजावीज़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि मिल के बैठ के दिमाग लगा के उसका सोल्यूशन सोचना। ताबरा ने कहा कि सर प्लीज रिपीट नंबर 2। नंबर 2 क्या था कि डाटा गैदरिंग, कि हम देखें मैंने इसमें बताया था जो उसके फायदे और नुकसान, ठीक है, उसका डाटा इकट्ठा कर लें कि जो हमने फैसले किए इससे कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ, कहाँ से हमें पॉजिटिव फीडबैक आया, कहाँ से हमें नेगेटिव फीडबैक आया, इससे फाइनेंशियली कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। ये तमाम चीजों की कैलकुलेशन क्या है, इसको कहते हैं डाटा गैदरिंग। जैसे अब हम रिसर्च करते हैं, इसके अंदर भी एक टॉपिक के ऊपर हम डाटा इकट्ठा करते हैं कि इससे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, लोगों की क्या ओपिनियन थी और इससे क्या क्या उन्होंने कहा कि
सोसाइटी को फायदा या नुकसान होगा, इसको हम कहते हैं डाटा गैदरिंग। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होती है, और उसके अंदर फिर हम जो डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, और ये जो नुकसान हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, तो इस काम को हम कहते हैं डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन की रोशनी में ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। फॉर जैसे मैंने एग्जांपल दी ना कि आपने कोई घर चेंज करना है, तो आप डाटा ये करेंगे कि डाटा कलेक्शन क्या होगा कि आप ये देखेंगे इस इलाके के अंदर इस रेंज में अच्छा घर कहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, मुख्तलिफ जो आपके कोलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आप उनसे रब्ता करते हैं कि जी मुझे इस लोकेशन में इतनी रेंट तक या इतनी कॉस्ट तक मुझे घर चाहिए, और फिर आपस में बैठ के आप उस पर डिस्कस करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, और जो आपने मालूमात इकट्ठी की उसको हम क्या कहेंगे, डाटा कलेक्शन। स्टेप 4 में क्या होता है कि लिस्ट प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स ये भी एक इडियम है, लिख लें इसको भी, प्रोज एंड कॉन्स। और इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, कौन लिख रहा है प्रोज एंड कॉन्स? वेरी गुड। सायरा ने कहा जी नफा और नुकसान। वेरी गुड। ये इसकी डेफिनेशन है प्रोज एंड कॉन्स की। क्या है? नुकसान और फायदे, बिल्कुल सही है। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो इंग्लिश की जो ईडियम है, वर्ड्स हैं, ये बेटा करते रहा करें, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत बहुत पड़ती है। हाँ बिल्कुल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं हम इसको। बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, फोर्थ स्टेप के अंदर हम ये करते हैं कि लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन, इनके फायदे और नुकसान को देख लेते हैं, ऑफ द ईच अल्टरनेटिव्स। विद द लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन you can eliminate this solution that have more cons than pros। और उसमें जिसमें आपको ज्यादा फायदे नजर आए वो तरीका आप अडॉप्ट कर लें, मेकिंग योर डिसीजन इजियर। इससे आपका फैसला आसान हो जाता है। जिस चीज के ज्यादा आपको फायदे मिले उसको आप अडॉप्ट कर लें, और जिसके आपको कम फायदे मिले उसको आप छोड़ दें। ठीक है, तो ये बड़ा आसान स्टेप है। और फिफ्थ स्टेप के ऊपर हम क्या करते हैं, मेक द डिसीजन। आप फैसला करें। ठीक है, अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें कि आप फैसला करें। वंस यू एनालाइज द ईच सोल्यूशन यू शुड पिक द वन। जब आप बहुत सारी चीजों को देख लेते हैं, उनमें से एक को पिक करें और इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट हैज मैनी प्रोज, उसके जिसको आपको ज्यादा फायदे नजर आने पड़े, मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज, एंड इज अ सोल्यूशन दैट एवरीवन कैन एग्री विथ यू। और उस वक्त से जो है ना, लोग ऑटोमेटिकली जब उसके फायदे नजर आएंगे, लोग कहेंगे कि ठीक है, ये फैसला इसने बहुत अच्छा किया। ठीक है, जो आप समझते हैं उस वक्त बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, उसको आप लें और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट करने से ना डरें। कुछ लोग मैंने देखा है ना कि इम्प्लीमेंट करने से भी डरते हैं कि नहीं यार मैं क्यों करूँ, कुछ लोग नाराज हैं। देखिए, जब सब लोगों को तो इंसान जिंदगी में खुश रख नहीं सकता। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एक इडियम भी था ना, अ मैन वांट्स टू मेक हैप्पी एवरीवन, कांट मेक हैप्पी अ सिंगल वन। इंग्लिश में इडियम है ना ये भी लिख लें चले। अ पर्सन हु वांट टू मेक हैप्पी एवरीवन, अ पर्सन हु वांट टू मेक हैप्पी एवरीवन कांट कांट मेक हैप्पी अ सिंगल वन।
वेरी गुड, सैरिश ने बिल्कुल ठीक लिखा। तो वेरी गुड। और देखें, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं तो बल्कि यहाँ तक बात कर रहा हूँ कि लोग तो अल्लाह ताला से खुश नहीं है, जो हर चीज का खालिक, मालिक, राजिक, परवरदिगार, रब, मौला, आका, सब कुछ अल्लाह है। लोग उससे खुश नहीं होते। सब कुछ उनके पास होता है, वो फिर भी अल्लाह से कुछ ना कुछ गिला करते रहते हैं। तो बात यह है कि इंसान तो बहुत नाजुक चीज है, वो कैसे सबको खुश रख सकता है। इसलिए आपको कहते हैं ना, कुछ पॉपुलर डिसीजन और कुछ अनपॉपुलर डिसीजन यू हैव टू टेक, एंड डोंट वरी इन मेक डिसीजन मेकिंग। टेक योर डिसीजन which appeals you, which suit you, and which are the best as per your knowledge. Straight away go and implement those. If you overthinking is also an issue. Some people always try to overthink and want to make over smart. Overthinking is a disease. It is a psychological disease, and many people are suffering from this disease. Once you have decided, you should have the ability to implement your decisions. ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही है। आबिद हुसैन शाह की बात बिल्कुल, आई एग्री विद यू। ठीक है, ओवर थिंकिंग एंड ओवर जो है ना, उसमें आप प्रेशर ले लेना और चीज को इम्प्लीमेंट ना करना, ये इट इज अ नेगेटिव एक्टिविटी। एंड अ लीडर एंड अ मैनेजर एंड अ हेड शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर। एंड देखिए, कायद ने कहा था कि काम करने से पहले आप 100 बार सोचें। काम करने से पहले आप 100 बार सोचें, लेकिन जब आप सोच लें तो फिर एक बार भी ना सोचें। When you have decided, don't discuss with anyone and execute your decision. ठीक है, ये कुछ सक्सेस की कीज है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन कुछ उसूलों पे चल के ना, मैम ने भी कामयाबी हासिल की। और हर शख्स की, आप जो कामयाब लोग हैं ना, उनकी बायोग्राफी पढ़ें। दे आर ऑल एक्सीलेंट डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकिंग में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप कायदे आजम की जात को देखें ना, कि एक वक्त था कि हिंदुओं ने उनको कहा कि जी आप कांग्रेस को ना छोड़ें, हम कांग्रेस की आपको लीडरशिप देते हैं, बट ही रिफ्यूज्ड एंड ज्वाइंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग। एंड उस वक्त के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ही इज द बेस्ट लीडर एंड वी शुड ऑफर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द मुस्लिम लीग टू द कायदे आजम। और उनका एक डेलीगेशन गया, जाके कायदे से कहा कि आप जो है ना इसके प्रेसिडेंट बन जाए। और उसको उनको एग्री करके, क्योंकि शुरू में उन्होंने एग्री नहीं करना चाहते थे, ही इज रिलक्टेंट बेसिकली। वो एक लॉयर थे और उनका माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो चैबर चलता था। लेकिन उन्होंने कहा नो, फॉर द सेक ऑफ मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, फॉर माई रिलीजन, फॉर माई पीपल, फॉर द मुस्लिम, आई हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग। एंड देन हिज पर्सनल जो उनकी इनकम थी, पर्सनल जो उनकी टाइम था, वो डिस्ट्रॉय, लाइफ जो है उनकी डिस्ट्रॉय हो गई। और दैट्स वाई कि उन्होंने पूरा टाइम जो है फिर इसको दिया कमिटमेंट के साथ, और इस डिवोशन के साथ काम किया कि अल्टीमेटली ही इज विक्टोरियस, एंड पाकिस्तान जो है ना उन्होंने बनाने में कामयाब हो गए। व्हाट इज द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम? देखें यार, इसका इससे क्या ताल्लुक है, मुझे ये बताएं जमील, कि मैं इस वक्त आपको सी प्लस प्लस पढ़ा रहा हूँ। जो टॉपिक बेटा पढ़ा रहे हैं ना, आप उससे बात करें, उससे रेलिवेंट करें। मैं आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप मुझसे सी प्लस प्लस बात करें। तो बात यह है ना कि रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बेहतर रखते हैं। उसके बाद देखें, सिक्स स्टेप के ऊपर हम क्या करते हैं, इमीडिएटली टेक एक्शन। वंस द डिसीजन इज पिक्ड, यू शुड इम्प्लीमेंट इन द राइट वे। आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें राइट वे में, अच्छी नीयत के साथ। अब देखिए इसके कोई एग्जांपल। When you go to the campus, we think we are going by motorcycle or by walking.
कि जब आपने यूनिवर्सिटी जाना हो आप ये सोचें कि मैं कैसे जाऊं, बाइक पे जाऊं या पैदल जाऊं। व्हेन यू वाना ईट वी गो अल्टरनेटिव टू ईट राइस और मोर एक्सपेंसिव। कि जब आप बाहर खाना खाने जाएं तो आप ये सोचें कि हम क्या खाना है, उसमें आप पैसे देख लें, फिर आप डिसाइड कर लें। व्हेन वी ट्राइड वी कैन चूज दिस टू स्लीप और वी कैन डू हिज और हर होमवर्क। शाम को आपको नींद आई होती है, आप ये फैसला करें कि जी मैंने सोना है या पढ़ना है। जो सोते हैं वो खोते हैं, जो पढ़ते हैं वो पाते हैं। यही बात है ना, खोते से मुराद डंकी नहीं है, और लॉस्ट वाले में मानों में मैंने कहा। हाँ, क्योंकि हमारे लोग बुजुर्ग कहा ना, जो सोता है वो खोता है, लूजर। वो खोता डंकी वाला नहीं। तो जो सोता है वो खोता है, जो जागते हैं वो पाते हैं। ठीक है। तो ये चीज है, दीज आर द रियलिटीज। डिसीजन मेकर मेकिंग डिसीजन द रेशनल मॉडल। रेशनल कहते हैं जिसकी जरूरत हो, जो कि अवेलेबल हो। रेशनल मॉडल क्या है कि सर्टेनिटी, इससे किसी इदारे के अंदर सर्टेनिटी पैदा होती है। द इम्प्लीमेंटेशन दैट आउटकम्स ऑफ वेरी पॉसिबल अल्टरनेटिव इज नोन। ठीक है। जिससे आपके अंदर एक एतमाद पैदा होता है। और नंबर टू क्या है, अनसर्टेनिटी, कि जिससे बेयकीनी पैदा होती है। कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पे ले लिए जाएं तो उसके अंदर एक यकीनी की कैफियत पैदा होती है, और जो ना लिए जाएं उससे एक ऐसा होता है कि जितना आप डिले करते जाएंगे गैर यकीनी की फिजा वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। गैर यकीनी जितनी ज्यादा प्रिवेल करेगी उतनी ज्यादा लोगों के अंदर परेशानी प्रिवेल करेगी। ठीक है। और परेशानी बढ़ना आपको पता है कि क्योस पैदा करता है, अफरा तफरी का आलम पैदा हो जाता है। लोगों के अंदर ये यकीन नहीं होता कि ये लोग डिलीवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। उसके बाद रेशनल डिस्क्राइब चॉइस दैट आर कंसिस्ट एंड वैल्यू मैक्सिमाइजिंग दी विद इन स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स। यानी रेशनल क्या होता है कि डिस्क्राइब चॉइसेस दैट आर कंसिस्ट एंड वैल्यू मैक्सिमाइजिंग, जिससे किसी चीज की अफादियत बढ़ जाए विद इन स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स, मुश्किलात के अंदर रहते हुए। उसके बाद बाउंडिंग रैशनैलिटी क्या है, बिहेवियर दैट इज रैशनल within the parameters of simplified model that captures the essential feature of the problem। कि आप उसके जो अहम मसाइल हैं उसको एड्रेस करें, जिसकी वजह से वो बिहेवियर, लोगों का रवैया पैदा होता है। और सेटिस्फाइज क्या है, मेकिंग अ गुड एनफ डिसीजन, कि आप उन हालात में बेहतरीन फैसला करें जो कि उस वक्त के लिहाज से सबसे बेहतरीन जो है फैसला होना चाहिए। कॉमन डिसीजन मेकिंग एरर्स, जो इसके अंदर जो है वो लोग उमूमन गलत फैसला करते हैं। हेरोस्टिक यूजिंग जजमेंट शॉर्टकट्स। अब ये देखें कि कई लोग जो है ना हीरो बनने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अपने आप को एक फन खा चीज ये कहते हैं ना, कि एक जेंट्स किस्म का अपना जॉइंट किस्म का वो देना चाहते हैं कि जी बस बस मैं जो है ना बहुत ज़बरदस्त हूँ। और उसके अंदर जो एक लफ्जी है ना कि अफलातून बनते हैं, अरस्तू और अफलातून बनना की कोशिश करते हैं। तो वो एक लिहाज से वो गलत होता है, ये एरर है। आप फैक्ट्स को मद्देनजर रखें। और इसके एक लोगों की और है कि माइट इज राइट। एक इडियम, आज मुझे इडियम ज्यादा याद आ रहे हैं मेरे ख्याल है। एक इसके ऊपर होता है ना कि लोग समझते हैं माइट इज राइट, कि जो पैसे वाला है, जो बड़ी पोस्ट पे बैठा है, वो कहता है कि जी बस मेरे ही मेरे फैसले ठीक है। ऐसा नहीं होता। बाजू का देखें, किसी कॉमन मैन की, किसी शख्स की भी कोई जो है बात ठीक हो सकती है। सुने सबकी, करें अपने मन की। ठीक है। आप फायदे सुने सबकी बातें। ठीक है। और ये जो रूल है ना, माइट इज राइट, ये ऑलवेज ठीक नहीं होता। हाँ, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंग्लिश में भी लिखे ना माइट इज राइट। हाँ भाई, देखिए आज मैंने आपको कितने इडियम याद कराए हैं। हाँ, माइट इज राइट, जेम, बिल्कुल ठीक है।
देखिए, ये जो इडियम्स है ना, ये किसी भी जबान की बहुत जबरदस्त बातें होती हैं। आपको पता है ये अवेलेबल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस दर एक्सपीरियंस प्रूव्ड होते हैं, और ये गलत नहीं होते क्योंकि इसके ऊपर इतना काम हो चुका होता है कि अल्टीमेट जाके ये जो है ना फाइनल होते हैं। तो उसके बाद देखें रिप्रेजेंटेटिव, इसमें द टेंडेंसी टू बेस द जजमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन थिंकिंग। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ये है कि जो उस वक्त के मफरूजे होते हैं और जो हमारे सामने हकाइक होते हैं, मफरूजों को और हकाइक को सामने जिन जो लोग नहीं रखते, जो हकाइक को सामने नहीं रखते, वो हमेशा गलत फैसला करते हैं। यानी आजकल लफ्ज इस्तेमाल होता है ना जमीनी हकाइक के मुताबिक, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन ऑन ग्राउंड रियलिटीज। ऑलवेज डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन ऑन ग्राउंड रियलिटी। अब हम रेगिस्तान में बैठ के जनाब उसकी बात करें कि इसको सब्ज़ो शादाब बना देंगे, इसमें नहरें बहा देंगे, इसमें ये, और देखिए रियलिस्टिक अप्रोच ही नहीं है, ठीक है ना। हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे लोगों। देखिए आज तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, कोई रोटी कपड़ा और मकान पे, कोई मेट्रो पे और रैपिड पे, और कोई रियासत मदीना पे। बात यह है कि वो चीज़ें जो वो करना नहीं चाहते ना, लोगों को इसके लिए ना एक चीज़ और इस्तेमाल होती है, जो कि हम कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। तो ये भी एक जबरदस्त चीज है कि जो एबिलिटी नहीं रखते डिसीजन मेकिंग की, वो हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं बंदे को। चलते रहो, ना ट्रक रुकेगा, ना उस तक पहुंच सकोगे, जितना चलोगे वो उतनी दूर होती जाएगी। दीज आर दी प्रॉब्लम्स, एरर इन डिसीजन मेकिंग, कि खुद वो रियलिस्टिक अप्रोच रखते नहीं, नॉलेज रखते नहीं, और उसके मुताबिक वो लोगों को भी उसके पीछे लगा देते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो है लोगों का भी नुकसान होता है, उनका अपनी साख भी खराब होती है, मुल्क की साख भी खराब होती है, इदारे की साख भी खराब होती है, और वो ऐसे काम हैं जो कि ना कभी पूरे हो सकते हैं